दोस्तों नमस्कार। कल शाम 5 बजे लोकसभा की 102 सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्योंकि इन 102 लोकसभा सीटों पर 19 तारीख को वोटिंग होगी और 17 तारीख को प्रचार का थमना यानी कल, और 2 दिनों के बाद यानी 19 तारीख को वोटिंग का होना। इन 2 तारीखों के बीच में एक तारीख 18 अप्रैल की है और 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला ईवीएम के बारे में लेना है कि इस देश के भीतर में जो मौजूदा स्थिति ईवीएम को लेकर है उसी रास्ते चुनाव होगा, या फिर जो मांग लगातार की जा रही है कि वीवीपैट 100% होना चाहिए और जब कोई वोटर वोट डालता है तो जो वीवीपैट में पर्ची जाती है उसमें दी गई संख्या यानी ईवीएम की संख्या और दूसरी तरफ वीवीपैट में पड़ी पर्ची, इन दोनों का मिलान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो क्या यह वाकई संभव है कि एक दिन के बाद वोटिंग है और एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है? आज तकरीबन 2.5-3 घंटे लंबी बहस चली। इस बहस के भीतर में एडवोकेट प्रशांत भूषण, एडवोकेट संजय हेगड़े और एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने जिन बातों को रखा उसने 2-3 मैसेज इस देश के भीतर साफ कर दिए। पहला सवाल तो यही था कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ईवीएम को लेकर जो भी सवाल जिन भी देशों में उठे, क्या वो सवाल गैर वाजिब थे? इस दौर में वोटर अगर अपने हाथों में पर्ची को छू लेगा तो इससे चुनाव आयोग को क्या असर पड़ जाएगा, जब उसे इस बात का अंदेशा है कि वह जिसे वोट दे रहा है ईवीएम के मशीन के बाद वह वोट उसे नहीं पड़ रहे हैं। और तीसरी परिस्थिति है, सिर्फ 7 सेकंड के लिए एक लाइट जलती है और उस लाइट के जरिए वह देख पाता है कि उसे वोट जिसे दिया है उसे वह पर्ची के तौर पर गया है या नहीं गया है। इस 7 सेकंड के खेल के भीतर क्या यह संभव नहीं है? जो सवाल इस देश के भीतर में है उन सवालों का समाधान सुप्रीम कोर्ट करे, चुनाव आयोग को निर्देश दे। इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम की मशीन पे जो खर्च हुआ 5,000 करोड़ का, तो इस देश के भीतर ना तो पैसे की कमी है और ना ही वक्त की, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2 महीने तक चलेगा। और खुद चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर वीवीपैट के जरिए पर्ची का मिलान ईवीएम से किया जाएगा तो 12 दिन उसकी गिनती में लग जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है 12 दिन की गिनती हो या फिर इस दौर में चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो सवाल जनता के भीतर हैं, जो अलग अलग पोल सर्वे में निकल कर आ रहे हैं, यहां तक कि एक हफ्ते पहले जो सीएसडीएस, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रांट के जरिए जो संस्था चलती है, उसने भी जो ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल किए वह 2019 की तुलना में 2024 में दुगने से ज्यादा लोग बढ़ गए जिनको विश्वास नहीं है चुनाव आयोग को लेकर या ईवीएम को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर उस तर्क को खारिज कर दिया कि ऐसे सर्वे को हम नहीं मानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी एडवोकेट प्रशांत भूषण, एडवोकेट संजय हेगड़े और एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने जो तर्क दिए, हमें लगता है आज उन बातों को आपको सुनना चाहिए, क्योंकि 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना है। और आज जब 2.5 घंटे की तमाम सुनवाई होती रही तो सुप्रीम कोर्ट की आखिरी लाइन यही थी, वी विल टेक अप ऑन थर्सडे, विल यू बी हैप्पी विद द प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग द मशीन, यानी हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे और क्या आप निजी क्षेत्र द्वारा मशीन निर्माण से खुश होंगे? यहीं पर बहस आकर रुक गई। तो क्या यह माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट 18 तारीख को कुछ और मशीनों के मैन्युफैक्चरिंग का निर्देश किसी प्राइवेट सेक्टर के मशीन निर्मातक को दे सकता है? क्या इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा? या ये मान लिया जाए कि चूंकि एक दिन के बाद ही वोटिंग होनी है तो अब बैलेट पेपर की बात तो दूर की गोटी हो गई, लेकिन इस दौर में 50% भी वीवीपैट होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहस के दौर में यह मुद्दा भी उठा कि 50% भी हो जाए तो इससे जनता के भीतर एक राहत महसूस की जाएगी और मानेगा कि हां, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहा है, चुनाव आयोग करा रहा है।
इन दोनों परिस्थिति के बीच में कई चीजें राजनीतिक तौर पर इस देश में बड़ी मायने रखती हैं और हमें लगता है कि आज उन एक एक पन्नों को खोला जाए। उससे पहले चुनाव आयोग को लेकर कल प्रधानमंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि चुनाव आयोग में सुधार तो उन्होंने ही किया है। इससे पहले तो ना जाने कैसे कैसे चुनाव आयुक्त पार्टियों द्वारा तय हो जाते थे, उसके बाद वह पार्टियों के चुनाव पर चुनाव लड़ लेते थे। यानी वो पार्टी मेंबर होते थे और चुनाव आयुक्त उन्हें बना दिया जाता था। उन्होंने ही सुधार किया कि जब विपक्ष के नेता की भी मौजूदगी चुनाव आयुक्त के नियुक्ति को लेकर होगी। प्रधानमंत्री ने यह क्यों कहा, जबकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिस पैनल का जिक्र किया था, उस पैनल में प्रधानमंत्री, देश के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता की मौजूदगी के रहने को सही बताया गया था। लेकिन एक झटके में महीने भर के भीतर पार्लियामेंट में विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया गया और कहा गया जी नहीं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस का क्या काम, तो अब प्रधानमंत्री करेंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा और एक विपक्ष का नेता रहेगा। और इस बार भी चुनाव ऐलान के ऐन पहले जो 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई, उस पर विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि देखिए सब कुछ फिक्स है। लेकिन फिर भी आज आप सुन लीजिए चुनाव आयोग के बारे में प्रधानमंत्री की राय है क्या। हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहां से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने। और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते, तो हमारा लेवल प्ले फिट हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बन ही नहीं सकते। हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। दूसरी बात है, आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे। तो प्रधानमंत्री का कहना है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस देश के भीतर चुनाव होने जा रहे हैं। 2-3 दिनों के भीतर वोटिंग शुरू हो जाएगी। राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर विपक्ष की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और जनता के भीतर ईवीएम को लेकर सवाल है और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के भीतर कोई सवाल नहीं है। जब चुनाव का ऐलान हो रहा था उस वक्त भी जब चुनाव आयुक्त से यह पूछा गया तो उन्होंने शायरी भरे अंदाज में इस बात को टाल दिया। और आज कल प्रधानमंत्री ने हिंदी मुहावरे की तर्ज पर नई चीजें गढ़ने की कोशिश की। लेकिन सच क्या है और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? दरअसल इस देश के भीतर जो वीवीपैट की स्थिति है उसमें औसतन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 500 ईवीएम होती है और वीवीपैट की व्यवस्था उसमें से 5 में होती है। यह एक एवरेज है, लेकिन अगर एवरेज का मतलब हुआ सिर्फ 1% वीवीपैट की व्यवस्था है, लेकिन पूरे देश के एवरेज में जब आप जिक्र कीजिएगा तो इस देश के भीतर जितनी वीवीपैट की व्यवस्था है वह 0.00185% है। यह स्थिति है इस देश के भीतर में वीवीपैट को लेकर। और यही सवाल आज इस बात को लेकर उठा। और याद कीजिए 15 दिन पहले यही मुद्दा जस्टिस गवई की अदालत में गया था, जो एडवोकेट अग्रवाल के जरिए उठाया गया था। उस वक्त बकायदा नोटिस जस्टिस गवई ने इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। आज एडीआर का मामला और एडवोकेट अग्रवाल का मामला, दोनों मामले को क्लब करके जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में लाया गया, जहां पर इन 3 वकीलों ने सवाल जवाब के बाद अपनी बात को रखना शुरू किया। हमें लगता है उन बातों को सुन लीजिए, क्योंकि शुरुआत इसी से हुई
कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस ईवीएम में हेरफेर किया गया है, हम कह रहे हैं कि उसमें हेरफेर किया जा सकता है, क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट दोनों में दो तरह के चिप होते हैं। चिप में पहली मेमोरी जिसमें प्रोग्राम किया जा सकता है, और एक फ्लैश मेमोरी जिसका उपयोग सिंबल लोडिंग के वक्त किया जाता है। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतीकों का क्रम अलग अलग होगा, और वीवीपैट को प्रतीक के साथ पर्ची प्रिंट करनी होगी, और प्रत्येक मशीन में एक प्रोग्राम स्थापित करना होगा जो यह बताएगा कि यदि नंबर 3 बटन दबाया जाता है तो पर्ची में प्रतीक भी वही दिखाई दे जाए, तो यह प्रोग्राम योग्य चिप कही जाती है। कोर्ट ने इसके बाद पूछा कि प्रतीक लोडिंग फ्लैश मेमोरी में होती है और यह प्रोग्राम करने योग्य है, जो दूसरी तरफ से इन 3 वकीलों का जिक्र था, इसीलिए आप दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, यह सवाल उठा। यानी मशीन गलत नहीं है, उसमें जो इंस्टॉल कर रहा है वो गलत हो सकता है। इस पर एक सहमति थी कि मशीन गलत नहीं होती है, उसमें जो आप इंस्टॉल कर दीजिएगा वही गलत होगा। और इसी को लेकर सवाल फिर इन 3 वकीलों की तरफ से उठा कि अधिकांश यानी दुनिया के अधिकांश देशों और खास तौर से यूरोपीय देशों में पेपर पर्चियां वापस लौट आई है। तब अदालत ने कहा उस बात का जिक्र करने की यहां जरूरत नहीं। तब अदालत को बताया गया जर्मनी में तो बाकायदा इस बात को कहा गया कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तब पूछा गया कि दरअसल जर्मनी की जनसंख्या कितनी है, तो कहा गया 5-6 करोड़। तो बोले भारत में तो 95-96 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हो चले हैं, यहां चीजें कैसे होंगी। तब 3 वकीलों की तरफ से एक कमेंट और आया कि सवाल यह है कि डेमोक्रेसी और चुनाव के बीच में अगर मतदाता को यह एहसास हो जाए कि उसका वोट सही है और सही तरीके से गणना होगी, जहां डाला वहीं पड़ा है, यह महत्वपूर्ण है या जनसंख्या महत्वपूर्ण है। और इन सब के बीच यह भी जानकारी इन 3 वकीलों ने अदालत को दी कि यहां तक भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको पेपर ट्रोल रखना होगा, क्योंकि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो वीवीपैट की व्यवस्था की गई। और फिर भी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 वीवीपैट की मशीनों का नमूना लिया गया। और ऐसे में यदि कोई बेमेल है, यानी प्रोटोकॉल यह कहता है कि यदि बेमेल वाले निर्वाचन क्षेत्र के अलावे बाकी निर्वाचन क्षेत्र में अंतर उस मतदान केंद्र में मतदाताओं की कुल संख्या से अधिक है, तो आप बेमेल को नजरअंदाज कर सकते हैं। और ऐसे में या तो दोबारा गिनती की अगर स्थिति आती है तो वीवीपैट की गिनती ईवीएम की गिनती पर भारी हो जाएगी, यानी वीवीपैट की महत्ता बढ़ जाएगी, क्योंकि ईवीएम को लेकर सवाल तो पहले से है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। दरअसल यह पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इस बात को बतलाता है कि इन सब के बीच जब इन बातों का जिक्र किया जा रहा था तो उसमें एक चीज और थी कि क्या इस चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है। और ऐसे में वक्त थोड़ा बढ़ाया गया और कहा गया अब लंच के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पे। और उसके बाद जब हुआ तब एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा हम बैलेट पेपर पर लौट सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि वोटर्स को वीवीपैट की स्लिप दे दी जाए, नहीं तो स्लिप मशीन में जाएगी और यह स्लिप वोटर को दी जा सकती है जो इसे बैलेट बॉक्स में डालेगा। तब कोर्ट ने कहा ठीक, हम आपकी दलील समझ गए। तब जस्टिस की जवाब देते हुए वकील हेगड़े ने कहा, संजय हेगड़े ने कहा कि दरअसल ईवीएम में पड़े वोट्स का वीवीपैट स्लिप के साथ मिलान किया जाना चाहिए, इतनी सी तो ही बात है। तब अदालत ने कहा तो क्या 60 करोड़ वोटों की स्लिप का मिलान ईवीएम के साथ किया जाएगा। तब इस पे गोपाल शंकर नारायण जो एडवोकेट थे उनका कहना है हाँ, अदालत ने कहा है 12 दिन लगेंगे, तो 12 दिन लगेंगे तो क्या ये वाकई बहुत ज्यादा है, जब 2 महीने से ज्यादा वक्त चुनाव में लग रहा है। और जब आप बता रहे हैं कि 1% ही वीवीपैट की व्यवस्था है, तो इसको कैसे सही ठहराया जा सकता है। इस पर एडवोकेट गोपाल शंकर ने कहा कि दरअसल याचिका में बहुत साफ तौर पर लिखा गया, हम ईवीएम की गड़बड़ी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यह तो वोटिंग के दौरान वोटर के भरोसे का सवाल है, यानी इस देश के वोटर में भरोसा है या नहीं है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और किसी दूर दराज इलाके में रहने वाले आदमी के बारे में भी सोच लीजिए जो वोटिंग बूथ में संघर्ष करता है और स्लिप तभी दिखाता है जब 7 सेकंड के लिए लाइट ऑन होती है। तो वोट डालने में जो स्पर्श का एहसास होता है बैलेट पेपर के जरिए, वह पूरी तरह खत्म हो चुका है। और इसी आधार पे जर्मनी के भीतर फैसला दिया गया था।
तो क्या ये यहां पर फैसला नहीं लागू किया जा सकता है? अगर ध्यान दीजिए इस दौर में और इसके ठीक समानांतर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को याद आप कर लीजिए, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर जो सवाल लगातार अटॉर्नी जनरल उठा रहे थे वह भी वैसा ही सवाल था जिसमें इस देश के वोटरों को जानकारी नहीं दी जानी चाहिए कि दरअसल पैसा किसने दिया, किसे दिया। और शायद ये ऐसी प्रक्रिया है इस देश के भीतर में जहां पर पहली बार सवाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर इसलिए हो रहा है क्योंकि चीफ जस्टिस की अदालत ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पर फैसला दिया और एक झटके में इस देश के भीतर में वो तमाम कच्चा चिट्ठा निकलकर सामने आ गया कि किसने किस पार्टी को पैसा दिया है, और उसका जो पूरा ट्रेल समझ में आया तो ये मान लिया गया कि इससे बड़ा स्कैम कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो अदालत में अटॉर्नी जनरल इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर कह रहे थे और आज जो सवाल 3 एडवोकेट्स उठा रहे थे और कोर्ट ने खामोशी बरतते हुए कहा कि हम 18 को सुनवाई करेंगे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री से भी जब इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर उनके इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दरअसल देखिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की खासियत है कि पता चल गया, मनी ट्रेल पता चल गया, लेकिन सवाल है ये तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए पता चला और सुप्रीम कोर्ट के जरिए पता चला और प्रधानमंत्री यह भी कह गए कि उससे पहले पता ही नहीं चलता था। तो उससे पहले पता चलता था, हमें लगता है ये बात हमें आज आपको बतानी चाहिए कि उससे पहले जब इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं था उससे पहले की क्या स्थिति थी। और प्रधानमंत्री जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो इसके मतलब मायने क्या माने जाए, प्रधानमंत्री ने क्या कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, यह भी जरूर सुनिए। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। तो प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को भी अपने हक में बता दिया, जबकि पहली बार इस देश के भीतर में संसद द्वारा पास किए गए किसी निर्णय को असंवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी इलेक्ट्रल बॉन्ड पूरे तरीके से गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। और चूंकि चुनाव का वक्त है और राजनीतिक तौर पर यह मुद्दे प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, लेकिन इसके ठीक समानांतर अगर आप राहुल गांधी को सुनेंगे तो अब वो तमाम जगहों पर घूम घूम कर बता रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में भी क्यों झूठ बोल रहे हैं या जिन बातों को कह रहे हैं वो किस तरीके से गलत है। और केरल में चुनाव प्रचार के वक्त पत्रकार का सवाल हो, क्योंकि इंटरव्यू एएनआई को दिया गया, तो एएनआई के माइक को देखकर ही राहुल गांधी जो जवाब देते हैं और उसके बाद पब्लिक के बीच में जाकर जो वह विरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, एक क्षण के लिए इस पूरे दृश्य को जरूर देखना चाहिए। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മുഖവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ എനിക്കറിയില്ല. He was trying to defend the biggest corruption scandal on the planet. നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്നലെ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ? അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. Electoral bond scheme through which BJP has got thousands of crores of rupees by extorting them from India's businessmen. ഇന്നലെ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കടപ്പത്ര പദ്ധതിയെ അദ്ദേഹം പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ പദ്ധതിയിലൂടെ രാജ്യത്തെ ബിസിനസ്സുകാരിൽ നിന്നും കൊള്ളയടിച്ച് പിടിച്ചു പറിച്ച് ബിജെപി കോടിക്കണക്കിന് പൈസ
यानी जनता के बीच सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू भी मुद्दा बन सकता है। यह अंदेशा इससे पहले जाहिर है मोदी सरकार को रहा नहीं होगा। लेकिन सवाल उसके आगे का है। हमने दरअसल ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड दोनों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के भीतर से भी जो सवाल उस दौर में उठे थे जब बॉन्ड आया था, और जब ईवीएम को लेकर पहली बार इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, तब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बीजेपी विरोध में थी और उसी ने यह सवाल उठाया था। यानी परिस्थितियों का उलटना देखिए और राजनीतिक सत्ता के जरिए अपने अनुकूल की परिस्थिति को सही बताने के लिए संवैधानिक संस्थानों के इस्तेमाल को भी देखिए। और चूंकि हम यहां पर ईवीएम के समानांतर इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र आपसे कर रहे हैं, तो जरा यह समझिए जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था, क्योंकि इससे पहले यह भी सवाल आएगा जब ईवीएम नहीं थी तब कौन सी परिस्थिति थी। बूथ लूटे जाते थे, कितने दिन बैलेट पेपर को गिनने में वक्त लगता था, 3 दिन लगता था, फैसले 3 से चौथे दिन में आ जाते थे। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड भी नहीं था, इलेक्टोरल ट्रस्ट टाटा ने 1996 में बनाया, बिरला ने 1998 में बनाया, और जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि उस वक्त पता नहीं चलता था पैसा कहां से किस रूप में गया, तो सिंगूर में नैनो फैक्ट्री को लेकर ममता से झगड़ा टाटा का हुआ, बावजूद इसके टाटा ट्रस्ट ने 27 लाख रुपए टीएमसी को दिए। सीपीएम ने मना कर दिया और डोनेशन उसने नहीं लिया। उसी दौर में अगर याद कीजिएगा तो शिवसेना ने डोनेशन के लिए दरवाजा खटखटाया था और समाजवादी पार्टी ने भी टाटा का दरवाजा खटखटाया था। तो ट्रस्ट जब बना था तो उसके जरिए पैसों की आवाजाही किस कंपनी के जरिए आ रही है यह जानकारी होती थी। और 2009-10 में यह निर्णय लिया गया था कि 100% टैक्स माफ जो भी इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए पैसा देगा। और 2006 से लेकर 2012 के बीच में कांग्रेस के पास कुल 1662 करोड़ रुपए गए और बीजेपी के पास 852 करोड़ रुपए गए। बरस दर बरस का डाटा इलेक्शन कमीशन के पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, चुनाव आयोग ने बकायदा पार्टियों से यह लिया हुआ है। बरस दर बरस देखिएगा तो 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में कांग्रेस के पास 307 करोड़ आते हैं, बीजेपी के पास 168 करोड़ आते हैं। 2010-11 में 468 करोड़ कांग्रेस के पास आते हैं, 258 करोड़ बीजेपी के पास आते हैं। इसी तरीके से बरस बरस हर चीज का जिक्र है। और इतना ही नहीं, इस दौर के भीतर में उस दौर में क्या कुछ हो रहा था। 2009 में आदित्य बिरला ग्रुप ने 30 करोड़ रुपए जो मैक्सिमम था उसमें बीजेपी को 16 करोड़ 60 लाख दिए, कांग्रेस को 13 करोड़ 95 लाख दिए। इस दौर में भी आदित्य बिरला ग्रुप ने दिया है। तो सवाल ऐसा नहीं है कि उस वक्त नहीं पता चलता था, पता चल जाता है, पता उस वक्त भी चलता था। और शायद यही वो वजह है कि जब आप चीजों को परखेंगे और देखेंगे तो उसमें आपको एक एक चीज की जानकारी आएगी। 36 कॉरपोरेट ने 1 करोड़ या उससे ज्यादा राजनीतिक चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया था 2009 में। एशिया नेट टीवी होल्डिंग ने 12.5 करोड़ दिए थे। टोरेंट पावर जिसके साथ तमाम अलग अलग कॉरपोरेट जुड़े थे 10.5 करोड़ दिए थे। टाटा इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 9 करोड़ 78 लाख। सारी जानकारी है। भारतीय इलेक्टोरल ट्रस्ट जो भारतीय ग्रुप जो एयरटेल का है उसने भी बनाया, उसमें भी 36 कंपनियां थी जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया था। जानकारी सब निकलती थी। और सवाल यह था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा था उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, जो आरबीआई कह रही थी और चुनाव आयोग भी जो कह रहा था कि ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा, क्या वो पन्ने खोलने की जरूरत नहीं है? या फिर जब ईवीएम को लेकर पहली बार 2008-9 में जो सवाल पहुंचा अदालतों के भीतर में और बीजेपी के भीतर से आवाज उठी, उसमें जो सवाल थे अब वो सवाल मायने नहीं रखते हैं क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। यानी इस दौर में वोटरों का ध्यान नहीं है। और आज तीनों वकीलों ने इसी बात पर जोर दिया कि सवाल उम्मीदवारों का नहीं है, सवाल इस देश के वोटरों का है। उम्मीदवार में तो 40% से ज्यादा आपराधिक छवि के हैं, उनके हलफनामे बतलाते हैं कौन करप्ट है, किस पे आपराधिक मामले चल रहे हैं, लेकिन वोटरों के बारे में सोचिए। और सुप्रीम कोर्ट से यही आग्रह किया गया कि आप हर हाल में वोटरों के बारे में सोचिए। आखिर में एक सवाल आपके जहन में जरूर आएगा, जब कल 21 रिटायर्ड जजों ने एक पत्र दिया था
और सुप्रीम कोर्ट से यह कहा था कि देखिए, यहां पर जिस तरीके से काम होता है उसमें ऐसा लगता है कि संकीर्ण राजनीतिक हित और व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायपालिका को कमजोर और न्यायिक प्रणाली पर जनता के विश्वास को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें साइन करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जज भी थे, जस्टिस दीपक वर्मा, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एमआर शाह। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के भी जज थे, एसएन ढींगरा, आर के गौबा, ज्ञान प्रकाश मित्तल, अजीत भरयोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी 3 थे, राजेश कुमार, एसएन श्रीवास्तव, राजीव लोचन। मुंबई हाई कोर्ट के भी एक थे, अंबादास जोशी। गुजरात हाई कोर्ट के भी एक थे, जस्टिस एसएम सोनी। इन सवालों के बीच में पूछा गया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जस्टिस एसएन ढींगरा ने कैमरे पर कहा, देखिए किस तरीके से अदालत को प्रभावित किया जाता और अदालत के भीतर वकील जिरह करते करते कहते हैं कि इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इसके क्या मतलब है? दरअसल यह मामला अरविंद केजरीवाल को लेकर था, जहां पे जो फैसला दिया जा रहा था उसको लेकर एडवोकेट जो जिरह कर रहे थे उन्होंने सवाल खड़ा किया था। उन्होंने क्या कहा सुनिए, यह कल कही हुई बात है लेकिन सुनना चाहिए। कई वकील, सीनियर वकील जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं या पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है केस में जब उनके मन मुताबिक फैसला नहीं होता तो वो बजाय ये बताने के कि फैसले में क्या कमी है, क्या कानूनी कमी है, वो नहीं बताते, ना ही उसके ऊपर उनकी कोई बहस होती है। कोर्ट में भी वो बहस एक्स्ट्रा जुडिशियल बहस करते हैं, कानून के ऊपर बहस नहीं करते कि ये राजनीति हो जाएगी, ये हो जाएगा, देश टूट जाएगा, इस तरह की बहस करते हैं और दबाव बनाते हैं कि जैसे बहुत धर्म संकट में देश फंसा हुआ है और उसको बचाना इन वकीलों का ही काम है। सर, कोई ऐसा इंसिडेंट आप रेफर कर सकते हैं जिसकी वजह से व्हिच प्रॉम्प्टेड द रिटायर्ड जजेस टू राइट दिस लेटर? भाई एक तो रिसेंट है, अभी एक सीनियर वकील को मन मुताबिक फैसला नहीं हुआ तो ओपन कोर्ट में ही बोल दिया कि हिस्ट्री विल नॉट टेक काइंड अपॉन यू, विल नॉट लुक अपॉन दिस डिसीजन एंड वुड नॉट बी काइंड टू यू। अब ये क्या है? क्या आप ये कह बता रहे हो कि जज को कि इतिहास जो है आपको माफ नहीं करेगा? दरअसल जस्टिस ढींगरा जिस एडवोकेट का जिक्र कर रहे हैं वो एडवोकेट सिंघवी हैं, जो अपने तर्क में उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सवाल इस दौर में यह नहीं है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायपालिका को लेकर जो सवाल इस देश के भीतर उठ रहे हैं, या प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा जब चुनाव आयुक्तों को भी इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर चुनाव तक लड़ाया गया, तो कोई भी पूछ सकता है क्या इससे पहले इस देश में कोई ऐसे चीफ जस्टिस थे जो रिटायर्ड होने के चंद महीनों के भीतर राज्यसभा में मनोनीत कर लिए गए? जस्टिस गगोई का हम जिक्र कर रहे हैं, और जिस सरकार ने मनोनीत किया वो मोदी सरकार है। और जस्टिस रंजन गोगोई जब राज्यसभा पहुंचे थे तो उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया था और न्यायपालिका में सुधार को लेकर जो सवाल वो पार्लियामेंट में उठाने का जिक्र कर रहे थे वो तो आज तक नहीं उठा। तो इस तमाम अक्स के भीतर में सफर करते हुए अब आप सोचिए, कल शाम 5 बजे 102 सीटों पर लोकसभा की चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद 19 तारीख को इस देश में वोटिंग होगी 102 लोकसभा सीटों को लेकर, और 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, ये आप इस पूरे के पूरे लंबे प्रकरण से बहुत चीजें आपके सामने आ गई होगी। लेकिन सवाल यहां पर उस लोकतंत्र का है, उस संविधान का है, और इस देश में जो जनता है जिसी के लिए संविधान है, वी द पीपुल फॉर द पीपुल वाला जो एस्पेक्ट है, या इस देश में चुनाव ही लोकतंत्र का असल प्रतीक है, दायरे में वही है, कटघरे में ये पूरी व्यवस्था खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।